नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 4000 से पार पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद वायुसेना का एक विमान राहत सामग्री और बचाव दल के साथ तुर्की पहुंचा। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष के पास पहुंची सरकार। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की विपक्षी सांसदों संग वार्ता। आज संसद की कार्यवाही चलने के आसार। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताया डर, कहा दुनिया व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रही है। और नेपाल में प्रचंड सरकार खतरे में। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से दिया इस्तीफा। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के कुछ घंटों बाद भारत ने वायुसेना के एक विमान में तुर्की को भूकंप राहत सामग्री का पहला जत्था भेज दिया है। शिपमेंट में एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, खोज और बचाव दल शामिल हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी, अत्यधिक कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा आपूर्ति, उन्नत ड्रिलिंग उपकरण और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप से तुर्की और सीरिया दोनों देश हिल गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुर्की में 2316 और सीरिया में करीब 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं। भूकंप से सैकड़ों इमारतें ढह गईं। लोग बचने के लिए बर्फीली सड़कों पर जमा हो गए। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव कर्मी अभी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। काफी लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले तुर्की में वर्ष 1939 में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 32,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 3 दिनों के व्यवधान के बाद संसद आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर सकती है, क्योंकि सरकार गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष के पास पहुंच गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के बाद जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए विपक्षी दलों के सदन के नेताओं, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टी.आर. बालू सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर चर्चा की। बैठकों के दौरान सभी दलों के नेताओं का विचार था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिए। इस प्रयास से आज संसद के सामान्य रूप से चलने की संभावना है। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में भी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की शुरुआत होगी। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव का समर्थन सांसद प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के अवरोध के कारण कल भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल गतिरोध की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही को एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद बताया कि उन्हें विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी,
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा समेत 10 सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत नियत कामकाज निलंबित करने और उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल समेत 2 सदस्यों के नोटिस विलंब से मिले हैं। उन्होंने कहा कि आसन द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने की वजह से ये नोटिस स्वीकार नहीं किए गए। The notices primarily seek suspension of 0 hour and relevant rules relating to question hour and other business of the day. Honorable members, committed as I am to rule of law and constitution, I am unable to allow the notices being not in conformity with the rule and directions of the chair. एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि सूचित कामकाज उन्हें अपनी बात को अभिव्यक्त करने के हर तरह के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये इस बात के तार्किक कारणों का उल्लंघन करता है कि सदस्य इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं। I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य अब्दुल समद सिद्दीकी के निधन का जिक्र किया और उन्हें पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के कारण लोकसभा में सोमवार को लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। गतिरोध नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष ने करीब 11:05 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदन के नेता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। इसी दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। पीठासीन सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने देने की अपील की। गतिरोध नहीं थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए। सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। इससे पहले सोमवार को सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भूटान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। भूटानी संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य सदन की विशेष दीर्घा में बैठे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से उसके भारत दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। दीर्घा में
भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्य की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और भूटान के बीच लोकतांत्रिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने और दोनों देशों के संसद के अनुभवों को साझा करने के लिए भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में हैं। कल उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में आयोजित इस मुलाकात में दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग के अलावा आपसी रिश्तों पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जहां भारत की तरफ से भूटान की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया, वहीं भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर वांगचुक नामग्याल ने कोविड महामारी से लेकर विकास की जरूरतों को पूरा करने में भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर वांगचुक नामग्याल ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इस दौरान संसदीय अनुभवों को साझा करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कल पंजाब के राज्यपाल, सिक्किम और गोवा विधानसभा अध्यक्षों ने मुलाकात की। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से भेंट की। इस दौरान उनसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर से भी संसद भवन स्थित कार्यालय में भेंट की। इस दौरान विविध विषयों पर चर्चा हुई। सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष अरुण कुमार उप्रेती ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से भेंट की। उन्होंने गंगटोक में आयोजित होने वाले सीपीए जोन 3 सम्मेलन के लिए लोकसभा अध्यक्ष को आमंत्रित किया। उनसे सम्मेलन के सफल आयोजन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज राजनाथ सिंह उनाकोटी और पश्चिम त्रिपुरा जिले में बीजेपी की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज त्रिपुरा में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी आज त्रिपुरा में रोड शो करने वाली हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव है। दूसरी तरफ नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन करने का आज अंतिम दिन है। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। टॉप न्यूज में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय खबरों और टॉप 10 खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Namaskar, this is Hema Malini. India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you know we also have fundamental duties? The duties towards our nation to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Jai Hind. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। हंगेरियन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर इस्त्वान जैकब के नेतृत्व में भारत आए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपसभापति से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 5 राज्यों की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाने के अपने फैसले के बारे में अवगत करा दिया है, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गौरी पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कथित रूप से घृणास्पद टिप्पणी करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सीबीआई और ईडी ने 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कथित तौर पर छल के जरिए धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाहों के कारण धर्मांतरण पर विभिन्न राज्यों के कानूनों को चुनौती के 2 अलग मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर देने से मिली छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी है। शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के सितंबर 2019 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त आदेश में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को तमिल भाषा का पेपर देने से छूट देने के दिशा निर्देशों को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में 38 घरों में दरारें सामने आई हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को नगर पालिका के रैन बसेरों और आईटीआई कॉलेज की कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनावों से पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर अंतिम आदेश देने के सुझावों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने सोमवार को कहा कि शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों को पहले ही अंतरिम चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल महाराष्ट्र में आगामी उपचुनावों में किया जा सकता है। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र आज से 13 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत मिजोरम के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति के पारंपरिक अभिभाषण के साथ होगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा आज राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज से जेईई मेन 2023 सत्र 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। जो उम्मीदवार जेईई मेन अप्रैल सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट zmain.nta.nic.in पर जमा कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2023 होगी। 7 मार्च को रात 9 बजे तक उम्मीदवार अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। दक्षिणी पेरू में भूस्खलन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। पेरू के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अरेक्विपा क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय एजेंसी के मुताबिक अरेक्विपा के अधिकारियों ने सरकार से क्षेत्र के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए कहा है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि साल 2008 में मुंबई में आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले की यादें अभी भी भारत और अमेरिका दोनों के जहन में ताज़ा हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले की यादें अभी भी ताज़ा हैं। वे अमेरिका और भारत में अभी भी जीवंत हैं। हम सभी उस दिन की भयावह कल्पना, होटल पर हमला, रक्तपात को याद कर सकते हैं और यही कारण है कि हम इसके अपराधियों के लिए जवाबदेही पर जोर देना जारी रखे हुए हैं। मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान के 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में भारी तबाही मचाई थी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दुनिया को चेतावनी दी है कि हमारे जीवन काल में दुनिया किसी विपरीत चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पहली वर्षगांठ के रूप में एक व्यापक युद्ध का डर व्यक्त किया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 2023 में दुनिया की स्थिति का सर्वेक्षण करने वाले विशेषज्ञों ने यूक्रेन रूस युद्ध को वैश्विक तबाही के सबसे नजदीक की घटना करार दिया है। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध, जलवायु तबाही, बढ़ते परमाणु खतरों,
दुनिया के अमीरों और वंचितों के बीच चौड़ी खाई और भू राजनीतिक विभाजन और वैश्विक एकजुटता और विश्वास को कम करने की ओर इशारा किया है। हिंद महासागर के राज्यों ने औद्योगिक मछली पकड़ने के गियर के उपयोग को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये फैसला उन देशों के लिए एक जीत है जो तटीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के तरीकों पर भरोसा करते हैं। ये फैसला केन्या के मोम्बासा में 30 सदस्यीय हिंद महासागर टूना आयोग की बैठक में 3 दिनों की बातचीत के बाद आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीनी जासूसी के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आदेशित सुधारों ने पिछले हफ्ते जासूसी गुब्बारे की पहचान करने में मदद की। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी थी, जिसके बाद हम उन चीजों का पता लगाने में सक्षम हो गए जिनका पता लगाने में ट्रंप प्रशासन असमर्थ था। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन के 3 सबसे बड़े सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को छोड़ दिया है। दरअसल पुष्प कमल ने पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को उप प्रधानमंत्री के पद पर बहाल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पार्टी के केंद्रीय सदस्यों और सांसदों की संयुक्त बैठक की गई। बैठक के बाद आरएसपी के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद आर्यल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शिशिर खानल और स्वास्थ्य और जनसंख्या राज्य मंत्री तोशिमा कार्की ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर आर्थिक जगत की खबरों पर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि दुनिया का तीसरा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भारत को जिस जगह से भी सस्ता तेल मिलेगा, भारत वहीं से इसे खरीदेगा। भारत ने पिछले साल पश्चिमी देशों के दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदा था। यूक्रेन पर पिछले साल फरवरी में हमला करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इनमें रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर रोक भी शामिल है। इससे रूसी तेल के दाम घट गए। इसके साथ ही अब रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। केंद्रीय मंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत तेल खरीद के मामले में अपने बड़े बाजार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहां से भारत मार्केट कार्ड खेलेगा। भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में भूमि क्षरण, जैव विविधता की हानि, समुद्री प्रदूषण, मैंग्रोव और कोरल रीफ का संरक्षण, संसाधनों का अति उपयोग और पर्यावरण की चिंताएं शामिल हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान भारत का प्रमुख लक्ष्य है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कल ये जानकारी दी गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेगा और G20 में लचीले विकास प्रतिमान को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य G20 की अध्यक्षता करने के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक और सर्वसम्मति से संचालित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी को अहमदाबाद में शहर के शेरपाओं की स्थापना बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी को U20 यानी अर्बन 20 सिटी शेरपा की स्थापना बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। गूगल चैट जीपीटी की टक्कर में मैदान में उतर गया है। गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए $440 मिलियन यानी करीब 32 अरब 942 लाख 144,400 रुपए के बजट का ऐलान किया है। इस बजट की मदद से गूगल AI फर्म को डेवलप करेगा, जो AI बेस्ड चैटबॉट को बनाएगी। आपको बता दें कि दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओपन AI कंपनी पर कई करोड़ खर्च किए गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्चिंग प्लेटफॉर्म बना रही है। इस प्लेटफॉर्म को गूगल अपने लिए चुनौती मान रहा है। ऐसे में गूगल ने एक AI फर्म बनाने के लिए फंड का ऐलान किया है, जिसमें AI प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उनकी तरफ से वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लिया जा चुका है। पिछले साल सितंबर में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इस समय ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रहा है। उससे ठीक पहले फिंच के संन्यास ने सभी को हैरान कर दिया है। फिंच ने अपने करियर में 5 टेस्ट, 146 वनडे और 103 T20 मैच खेले हैं। वे इकलौते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 76 T20 में टीम की कप्तानी की। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 7 फरवरी यानी आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 7 फरवरी साल 1908 को मनमथनाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मनमथनाथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे। 17 वर्ष के आयु में उन्होंने साल 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया था। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। मनमथनाथ गुप्त की आयु कम होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। 7 फरवरी साल 1974 को ग्रेनाडा ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है। यह देश एक द्वीप है और यह द्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु देश है। यह देश त्रिनिदाद और टोबैगो के उत्तर में स्थित है। पतोइस और अंग्रेजी इस देश की मुख्य भाषाएं हैं। 7 फरवरी साल 1964 में ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स के सदस्य अपने पहले लाइव शो के लिए अमेरिका पहुंचे। दुनिया का सबसे मशहूर संगीत बैंड द बीटल्स अमेरिका के बाजार में अपनी जगह बनाने वाला पहला ब्रिटिश रॉक बैंड था। इस बैंड की प्रसिद्धि इतनी थी कि जब यह बैंड एक टीवी शो पर आया तो अमेरिका में अपराध दर अपने 50 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था और करीब 40% अमेरिकियों ने इस बैंड के कार्यक्रम को देखा। उस समय इस बैंड के प्रमुख आर्टिस्ट थे जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, रिगो स्टार और जॉर्ज हैरिसन। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित यह बैंड ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित है।